चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की आपकी बुक है एकांकी सरोवर, उसका अध्याय नंबर 3 हम पढ़ते हैं आज। नया पुराना, एकांकी का शीर्षक है नया पुराना। एकांकीकार है उपेंद्रनाथ अश्क, जिनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। जालंधर जो कहाँ है, पंजाब में है, और उनका निधन है देहावसान 1996 में हुआ था। पात्र परिचय है, एकांकी के पात्र परिचय देवचंद है, प्रतिमा है, भाभी है, रविदत्त है, कमल है और एक अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति गजेंद्र है। एकांकी पढ़ने से पहले हम उपेंद्रनाथ अश्क जी के जीवन की कुछ बातें हैं उन्हें समझ लेते हैं। इनका जन्म 1910 में जालंधर पंजाब में हुआ था। उर्दू एवं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार तथा उपन्यासकार हैं। इनकी जो ख्याति है, इनको उपलब्धि मिली हुई है एक हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार के रूप में, जो कि उर्दू एवं हिंदी दोनों में लेखन कार्य करते थे। जालंधर से प्रारंभिक शिक्षा लेते समय 11 वर्ष की आयु में ही वे पंजाबी में तुकबंदियां करने लगे थे। पंजाबी भाषा पंजाबी में ही है, वो तुकबंदियां करने लगे थे, तुक बिठाने लगे थे मात्र 11 वर्ष की आयु में ही। कला स्नातक होने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य है वो शुरू किया था। कला वर्ग से है, इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की और उसके बाद में है वो लेखन कार्य, अध्यापन कार्य शुरू किया था तथा विधि की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की, विधि कानून की पढ़ाई। अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया था। इन्होंने अपना जो साहित्यिक जीवन था एक उर्दू लेखक के रूप में पहचान इन्होंने है वो प्रारंभ में शुरू की थी, किंतु बाद में वे हिंदी के लेखक के रूप में भी जाने गए। 1932 में मुंशी प्रेमचंद जी से इनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने इन्हें सलाह दी थी हिंदी में लिखने के लिए, और तभी से ये हिंदी में लेखन कार्य है इन्होंने शुरू किया था। 1933 में इनका दूसरा कहानी संग्रह औरत की फितरत प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद जी ने ही लिखी थी। उनका पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप है, जो 1938 में प्रकाशित हुआ। बम्बई प्रवास में आपने फिल्मों की कहानियां भी लिखी है, पटकथाएं भी लिखी है, संवाद और गीत भी लिखे हैं, फिल्मी गीत भी इन्होंने लिखे हैं। मुंबई प्रवास में आपने लिखे हैं ये सभी। 3 फिल्मों में इन्होंने काम भी किया था, किंतु चमक दमक वाली जिंदगी इन्हें रास नहीं आई। फिल्मी दुनिया, चमक दमक वाली दुनिया है, वो इन्हें रास नहीं आई। 19 जनवरी 1996 को अश्क जी चिर निद्रा में सो गए। उनको 1972 में सोवियत नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपेंद्रनाथ अश्क ने साहित्य की प्राय सभी विधाओं में लिखा है, लेकिन उनकी मुख्य पहचान एक कथाकार के रूप में है। काव्य, नाटक, संस्मरण, उपन्यास, कहानियां, आलोचना आदि क्षेत्रों में खूब सक्रिय रहे हैं। इनमें से प्राय हर विधा में उनकी 1-2 महत्वपूर्ण उल्लेखनीय रचनाएं होने पर भी वे मुख्यतः कथाकार के रूप में हैं। उन्होंने पंजाबी में भी लिखा है, हिंदी, उर्दू में प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में उनका विशिष्ट योगदान रहा है। जैसे साहित्य की किसी एक विधा में वे बंधकर नहीं रहे, साहित्य के किसी एक विधा में बंधन ने इसे नहीं बांधा, बल्कि अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाते रहे हैं ये। उसी तरह किसी विधा में एक ही रंग की रचनाएं भी इन्होंने नहीं की, अलग अलग रंग डाला है, अलग अलग विषय चुने हैं इन्होंने। समाजवादी परंपरा का जो रूप अश्क जी के उपन्यासों में दृश्यमान होता है, वह उन चरित्रों के द्वारा उत्पन्न होता है जिन्हें उन्होंने अपनी अनुभव, दृष्टि और अद्भुत वर्णन शैली के द्वारा प्रस्तुत किया है। कि समाजवादी परंपरा का जो रूप अश्क जी के उपन्यासों में देखने के लिए मिलता है, वो रूप इनके चरित्र के द्वारा, इनके जो पात्र चरित्रों के द्वारा इन्होंने उत्पन्न किया है। अश्क के व्यक्ति चिंतन के पक्ष को देखकर यही शुरू निकलता है कि उन्होंने अपने चरित्रों को शिल्पी की बारीकी की दृष्टि से तराशा है, जिसकी एक एक रेखाओं से उनकी संघर्षशीलता का प्रमाण है वो दृष्टिगोचर होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म रात, सितारों के घेर, ये इनके उपन्यास है। इन्होंने कहानी संग्रह भी दिए हैं, 70 श्रेष्ठ कहानियां, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब,
पिंजरा, ये इनके कहानी संग्रह है। नाटक लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, ये इनके नाटक संग्रह है। भंवर एकांकी संग्रह में अंधी गली, मुखड़ा बदल गया और चरवाहे, ये इनके कहानी संग्रह एकांकी संग्रह है। काव्य एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी उर्मिया, ये इनके काव्य संस्मरण। मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, ये इनके संस्मरण है। आलोचना इन्होंने लिखी है, अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। निधन इनका 19 जनवरी 1996 में हुआ था। चलते हैं हम नए पुराने की ओर चलते हैं। पात्र परिचय लिखे हैं। जिस कमरे में पर्दा होता है उसमें दाएं बाएं 2 दरवाजे हैं। अब एकांकी या कोई भी नाटक प्रस्तुत किया जाता है, एकांकी प्रस्तुत की जाती है तो रंगमंच सजाया जाता है। अगर रंगमंच पर प्रस्तुति दी जाती है तो जैसे संवाद है, जैसे जिस प्रकार की एकांकी है उसके अनुसार रंगमंच को सजाया जाता है। तो ये लेखन में भी है, वो रंगमंच है वो बताया जाता है। तो यही रंगमंच बता रहे, जिस कमरे से पर्दा होता है उसमें दाएं बाएं 2 दरवाजे हैं। दाएं ओर का दरवाजा काफी परे और मकान के बाहर दूसरे हिस्से को जाता है। बाईं दीवार का दरवाजा परे कोने में है जो एक छोटी सी कोठरी में चला जाता है। उस पर गहरे मूंगिया रंग का पर्दा लगा हुआ है, गहरे हरे रंग का पर्दा है जिसका रंग रात के धुंधलके में शहद जैसा काला दिखाई देता है। सामने की दीवार में खिड़की है जिसके किवाड़ों में शीशे लगे हुए हैं। दाईं ओर के दरवाजे के साथ परे एक अंगीठी रखी हुई है। इस अंगीठी के परे एक अलमारी है जिसका एक पट खुला है। अलमारी इसका एक दरवाजा खुला हुआ है और इसमें करीने से रखे हुए कपड़े की तह हमको साफ दिखाई दे। करीने से मतलब व्यवस्थित तरीके से, और उस तरीके से जमाए हुए हैं कपड़े तह तह करके। बाईं दीवार के अंदर कोठरी में जाने वाले रास्ते, दरवाजे के एक और अलमारी है जिसमें ताला लगा हुआ है। पर्दा उठाते समय कमरे में एक अव्यवस्था सी दिखाई देती है। अंगीठी की चीजें भी अस्त व्यस्त है। खूंटियों के कपड़े यूं ही एक दूसरे पर टंगे हुए हैं और फर्श पर 1-2 कपड़े बेतरतीब पड़े हुए, बिखरे हुए पड़े, अव्यवस्थित तरीके से पड़े हुए दिखाई देते हैं। खिड़की के पास एक व्यक्ति आराम कुर्सी पर चुपचाप पड़ा हुआ है। चूंकि वह कोई हरकत नहीं करता और उस कोने पर अपेक्षाकृत अंधेरा भी है, इसलिए पहली बार देखने पर वह नजर ही नहीं आता। दूसरी बार ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि उसने पूरे कॉलर की कमीज और पतलून पहनी हुई है। तिपाई की बाईं ओर देवचंद परेशान सा बैठा है। जाहिर है कि उसने अभी तक स्नान आदि नहीं किया है, ऐसा लग रहा है। उसको देखकर, उसकी हाव भाव मुद्रा को देखकर, उसकी वेशभूषा को देखकर लगता है कि उसने अभी तक स्नान नहीं किया है। रविदत्त यद्यपि दुकान पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है तो भी अभी तक उसके बाल है वो नहीं बनाए हैं। शायद इनके मध्य अचानक आरंभ हो जाने वाले कटु प्रसंग ने इस बात का अवसर ही नहीं दिया। तो कहते हैं कि जो रविदत्त है वो अपने काम पर जाने के लिए, दुकान पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन बाल उसके अभी भी बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मानो जो अभी उसके शायद उसके मध्य अचानक आरंभ हो जाने वाले जो कटु व्यंग्य है उसने अवसर ही नहीं दिया उसको बाल बनाने के लिए, अपने बालों को व्यवस्थित करने का अवसर ही नहीं मिला। समय है 6:30 बजे सुबह का। स्थान देवचंद के मकान का एक कमरा। रविदत्त एक हाथ में शीशा, दूसरे हाथ में कंघी थामे हुए। मैं कहता हूँ दबा जाओ सब, फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा। फिर बाल बनाने लगता है। अब तो दुकान जाने के लिए तैयार है, बाल बना रहा है, लेकिन उसने बाल अभी तक बनाए नहीं है, अव्यवस्थित से लग रहे हैं क्योंकि उसे ऐसा अवसर ही नहीं मिला। वार्तालाप संवाद जो चल रहा है तो समाज में एक आदमी शीशा, दूसरे आदमी कंघी थामे हुए कहता है कि मैं तो कहता कि दबा जाओ सब, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। देवचंद आश्चर्य और क्रोध के साथ रवि, गुस्से में कहता है उसको, रविदत्त बाल बना छोड़कर तुम तो पागल हो पागल। 50-60 हज़ार के गहने कोई मामूली चीज नहीं, जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। फिर बाल बनाने लगता है, यानी कि गहनों को दबाने की बात हो रही है। गहने पराए गहने हैं, किसी और के गहने हैं, उन्हें किसी ने अपनी मजबूरी के कारण उनके पास रखा होगा। तो रविदत्त है वो कहता है कि इन्हें दबा जाओ, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। लेकिन जो देवचंद है वो क्रोध के कारण कहता है कि रवि तुम कैसी बातें करते हो, पराई अमानत है ये। फिर रविदत्त कहता है कि तुम तो पागल हो पागल। 50-60 हज़ार के गहने जो ऐसे ही नहीं आते हैं और जीवन में ऐसे अवसर भी बार बार नहीं मिलते हैं, लेकिन वह तो अमानत है। उत्तर बेचैनी से घूमता है। देवचंद कहता है दूसरों की अमानत है और बेचैन हो जाता है उसका मन। फिर बाल बनाना छोड़कर कहता है रविदत्त अमानत
कि दबा जाओ उस गहनों को, पी जाओ। गहने दूसरे की अमानत बने हुए, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे कब्जे में, तुम्हारे अधिकार में है, और न कोई इसकी लिखा पड़ी हुई है, न कोई पर्चा है, न कोई गवाह है, कोई तुमसे कुछ पूछने वाला नहीं है। एक व्यंग्य हंसी के द्वारा, एक कुटिल हंसी हंसता है देवचंद, लेकिन यह तो धोखा और कपट है। फिर घूमने लगता है। रवि दत्त के बाल बना चुका, दुनिया में कौन धोखा नहीं करता। ये बड़े बड़े साम्राज्य, ये बड़े बड़े राष्ट्र, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े व्यापारी, ये सब क्या छल कपट पर नहीं चलते? उदाहरण दे रहा है, बड़े बड़े नेताओं विजेताओं की सफलता और ख्याति की नींव क्या छल कपट पर रखी हुई नहीं है? रात दिन तुम इस भारतीय स्कूल में झकझक करते रहते हो, भारतीय स्कूल में अपने माथा पच्ची करते हो, क्या मिलता है तुम्हें? मेहनत करते हो, मरते रहते हो, आंखें और दिमाग फोड़ते रहते हो, और इस सारे श्रम के बदले तुम क्या पाते हो? क्या मेहनताना मिलता है तुम्हें? इज्जत और आराम की रोटी भी तुम्हें प्राप्त नहीं होती। क्या आराम से तुम निवाला खा सको? इतनी फुर्सत भी तुम्हें नहीं मिलती है। ठीक तरह से खा पी तो नहीं सकते। मैं कहता हूँ बस पी जाओ। दुनिया में धोखा वही है जो उसकी आंख से छिपाया नहीं जा सके, फिर कंघी बालों तक ले जाता है। इस तरह से रवि है वो अपने मन की बात कहता है। देवचंद हैरान है कि कौन सी बात सच्ची और कौन सी झूठी, लेकिन मन की आंख, आत्मा की आंख, वो असमंजस में, दुविधा में पड़ जाता है। देवचंद दुविधा में पड़ जाता है, वो सोच रहा है कि कौन सी बात को सही मानूं, कौन सी को गलत मानूं, कौन सी सही है, कौन सी नहीं, दुविधा में कैसा करूं। और लेकिन ये सोचता है कि मन की आंख है वही आत्मा की आंख है। मेरा मन की आंखें जो देख रही है, जो कह रही है, वही मेरी आत्मा की आंख है। फिर कुर्सी पर बैठ जाता है। देवदत्त फिर बाल बनाना छोड़कर मन और आत्मा का ख्याल रखने वाले सदैव पिछली पंक्तियों में खड़े रहते हैं, निचली घाटियों में गिरे रहते हैं। आगे बढ़ना या ऊंचे उठना उनके भाग्य में नहीं। देवदत्त कहता है, देवदत्त कहता है फिर बाल बनाना, मन और आत्मा का ख्याल रखने वाले सदैव पिछली पंक्तियों में खड़े रहते हैं, निचली घाटियों में गिरे रहते हैं। आगे बढ़ना, ऊंचे उठना उनके भाग्य में नहीं। देवचंद नहीं, रवि दत्त यह अमानत में खयानत है। अब देवचंद कहता है देवदत्त की बात को काट करके नहीं, गलत है ये। देवदत्त हंसता है, अमानत में खयानत? तुम बिल्कुल भोले हो मित्र। दुनिया में हर बड़ा छोटे का, हर सबल निर्बल का, हर ऊंचा नीचे का माल छीनता है, उसकी अमानत में खयानत करता है। तो कहते हैं उसकी अमानत में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कि हम सब देखते हैं समाज में ऐसे लोग जो अपने से छोटे पर अत्याचार करते हैं, उनका माल लूटते हैं, निर्बलों पर अत्याचार करते हैं, हर छोटे बड़े का, हर सबल निर्बल का, हर ऊंचा नीचे का माल छीनता ही है, हम देखते ही है। देवचंद अपने मन में लड़ते हुए, नहीं मेरा स्कूल, उठकर फिर बेचैनी में घूमने लगता है। विचारधारा चल रही है उसकी कि नहीं मेरा स्कूल। देवदत्त 60,000 रुपये में तुम ऐसे 10 स्कूल चला सकते हो। कहते हैं जिस स्कूल में तुम कार्य करते हो, 60,000 रुपये तुम्हें अगर गहनों को मिल जाते हैं तो तुम ऐसे 10 स्कूल चला सकते हो। देवचंद रुककर 12 वर्ष के परिश्रम और दयानतदारी से हासिल हुई मेरी प्रतिष्ठा। तो कहते हैं कि 12 वर्ष में मैंने परिश्रम किया और 12 वर्ष के परिश्रम के बाद मुझे ये प्रतिष्ठा, ये सम्मान है वो मिला है, तो क्या मैं उसे ऐसे ही गंवा दूं? रवि दत्त कहते हैं इस रुपये के बल पर सिर्फ 2 वर्षों में तुम उससे कहीं अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो। देवचंद दयानतदारी, रुपये का दूसरा नाम दयानतदारी है। मस्त है, गरीब की दयानतदारी भी बददयानती समझी जाती है। देवचंद अनुनय स्वर में, तुम मुझे बहकाओ नहीं रवि, तुम रानी हार वापस दे दो। कहता है कि रवि तुम मुझे बहकाने का प्रयास न करो, जो रानी हार है तुम्हारे पास वो तुम मुझे लौटा दो। दूसरे की अमानत है, मुझे उसे वापस लौटाना है, तो मुझे लौटा दो। रवि केवल हंसकर बाल बनाने लगता है। रुककर तुम नहीं जानते रवि, लिली की माँ ने मुझ पर कितना विश्वास किया। लिली की माँ जिसने कहने लगी है अपने, आखिर मेरी पोजीशन ही क्या है? एक साधारण प्राइवेट स्कूल का मामूली सा प्रिंसिपल, और हंसता है, जिसे तुम मैनेजर भी कह सकते हो और टीचर भी। स्कूल में 150 लड़कियां पढ़ती है माना, लेकिन 150 लड़कियों को पढ़ाने वाले स्कूल टीचर पर कौन इतना भरोसा कर सकता है? लिली की माँ ने किसी तरह संकोच किए बिना विपद के समय अपने 60,000 के गहने मेरे हवाले कर दिए थे। नहीं, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, उनके विश्वास को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। फिर बेचैनी से कमरे में घूमने लगता है। रवि दत्त बाल आदि बनाकर शीशो कंघी को तिपाही पर रखते हुए, उसने अपने सब गहने तुम्हारे हवाले करने से परले दर्जे की मूर्खता और उन सबको फिर वापस से देकर तुम्हें उससे भी बड़ी मूर्खता का सबूत दोगे। अंगीठी से क्रीम लेकर मुंह पर मलता है। अब रवि दत्त वो कहता है कि लिली की माँ ने तुम्हें गहने दिए बिना किसी
गवा के, बिना किसी उसने पहले दर्जे की मूर्खता की है, बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी लिखा पढ़ी के उसने अपने जो गहने हैं वो तुम्हारे हवाले कर दिए, बड़ी मूर्खता की है। और अब तुम वापस उसे लौटा कर उससे भी बड़ी मूर्खता करने जा रहे हो। रविदत्त बाल आदि बनाकर शीशे और कंघी को दीवार पर रखता है, इस प्रकार से कहता है। देवचंद उसके पास जाकर, तुमने जब रानी हार मांगा था तो मैंने यह कहा था कि उससे पूछने की क्या जरूरत है, तुम तो कहने चाहो अपने काम में ला सकते हो, लेकिन तुम्हें याद होगा कि मैंने उस समय भी यही उत्तर दिया था कि जिसकी अमानत है उसके आगे लिए बिना गहनों को हाथ नहीं लगा सकता हूँ। कहते तुमने मुझसे रानी हार मांगा था, तभी तुमने तो कहा था कि उससे पूछने की क्या जरूरत है, गहने तुम्हारे पास है तुम दे दो, लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि नहीं ये दूसरे क्या मानते थे, उसके पूछे बिना नहीं दूंगा, उसके आगे लिए बिना गहनों को हाथ तक नहीं लगा सकता। पर उसका विश्वास तो देखो, उसने कहा भाई साहब मुझे पूछने की क्या जरूरत थी, सब गहने तो आप ही के पास है, जो चाहते हो उठाकर दे देते, यह सब क्यों हुआ, उसने मुझ पर क्यों इतना विश्वास कर लिया, तुम शायद नहीं समझ सकते। यह सब विश्वास, यह सब भरोसा मैंने 12 साल के कठिन परिश्रम से इसे प्राप्त किया है। क्या तुम चाहे तो इतने परिश्रम के हासिल किए विश्वास धन को मैं लोलुपता के इतने परिश्रम से जो प्रतिष्ठा मैंने पाई है 12 वर्षों में, तो क्या धन के लालच में आकर मैं अपनी इस प्रतिष्ठा को भुला बैठूं, क्या मैं ऐसा कदम है वो उठा लूं। रविदत्त कोट पहनता हुआ, अरे किसका विश्वास और किसका भरोसा लेने की माँ सब कहने तुम्हें न देती तो वो क्या करती, यदि उसके पास रहते तो उसका वह वेश्नीपति अब तक उन्हें कब का ठिकाना, वेश्नी मतलब शराब का लत पीने वाला नशेड़ी है, कब का गंवा चुका होता, उसने तुम्हें दे दिया। तुम्हारे पास उसके बचने की 100 में से एक विश्वास आशा तो थी, उसके यहाँ तो इतनी भी नहीं थी। कमल कहता है, देवचंद ने बच्ची कर, कमल वह सिर फिरा लेकर उसकी समिति ने तुम्हें इतना गिरा दिया कि तुम आज बदयानती की खूबी समझने लगे हो। तो कहता है कि ये बात है वो कमल कहता है, रविदत्त ने जो बात की है वो कमल कहता है। तो कहते हैं तुम जैसा साथ वैसी बुद्धि तुम्हारी, तो उसके साथ संग ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, इसलिए तुम ऐसी बातें करने लगे हो। हरे कृष्ण की दुकान में मैंने उसे 20 रुपए की किताब लेकर दी थी, आज 1 साल होने का है, उसने एक पैसा तक मुझे नहीं लौटाया। दुकानदार ने तगादों ने नाक में दम कर दिया था। मैंने कमल से उसका हिसाब चुकाने को कहा, उसका बोला इन पूंजीपतियों के रुपए मार लेना अनुचित नहीं, आखिर वे रुपए मुझे देने पड़े। छल कपट धोखा प्रेस बदयानती बदमाशी जालसाजी हरेक के लिए वह अपने प्रगतिशील फलसफे से कोई ना कोई दलील निकाल लेता है। उसके ख्याल में मानव छली और कपटी के सिवा कुछ नहीं। कमल प्रगतिशील नहीं प्रगतिशील है, प्रगति के नाम पर वो कलंक है, ऐसा बताता है। देवदत्त कपड़ों के अलमारी से रुमाल ढूंढते, तुम्हारे भाग्य में असफल रहना लिखा है। देवचंद बाह्य सफलता की सब कुछ नहीं, आंतरिक सफलता भी कोई चीज है, बाह्य शांति की अपेक्षा में आंतरिक शांति को अधिक महत्व देता हूँ। देवदत्त शीशे में देखकर टोपी को सिर पर सजाता है, यह कायरों का फलसफा है, फिर भी वैसी बातें कर रहा है। देवचंद पलट कर, फलसफा तुम छोड़ो, तुम यह बताओ कि रानी हार है वो वापस दोगे कि या नहीं। रवि है वो केवल हंसता है, देखो 4 महीने तुम्हारी शादी के हो गए, मैंने स्वयं इस बीच में तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर अमानत तो अमानत है, अब जहाँ से लिया है वहीं उसे देना चाहिए। टोपी सिर पर सजाकर रवि केवल हंसता है, दुख और क्षोभ के स्वर में, तो क्या तुम सचमुच रानी हार नहीं दोगे। देखो इतनी देर से हम मकान में इकट्ठे रहते आ रहे हैं, किसी को मालूम तक नहीं कि हम संबंधी नहीं हैं, केवल मित्र है, सब हमें भाई भाई के समझते हैं, दुख में सुख में हमने एक दूसरे का साथ दिया है, किसी तरह का झगड़ा किसी तरह की लड़ाई हमारे संबंध में नहीं तोड़ सकी है। तो क्या तुम इस नंबरगत रानी हार को तुम वर्षों की मित्रता के मध्य एक भयानक भाई बना दोगे। रवि कमल प्रवेश करता है। अब कमल का प्रवेश है वो होता है। अब आगे देखते हैं रवि कमल और देवचंद के बीच में है क्या बातें होती हैं, वो हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। क्या रविदत्त है वो रानी हार लौटा देता है देवचंद को या नहीं लौटाता है, या देवचंद है उस रानी हार के नहीं लौटाने पर क्या करता है, उसे पुराने हार के बदले में नया हार बनवा कर देता है, या क्या होता है उसके गहने लौटाता है या नहीं, या देवचंद के मन में भी है वो धोखा प्रेम पाप आ जाता है। ये हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने इस एकांकी की मुख्य बातें हैं वो जान ही ली है कि एकांकी है वो किस पर लिखी गई है, उसका शीर्षक है वो उचित है या नहीं है हम अंत में जान लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।